हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में उदासीनीकरण अभिक्रिया और तनुकरण के बारे में पढ़े थे और इससे रिलेटिव क्वेश्चन का आंसर भी कराए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक स्रोत और किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक स्रोत और अम्ल के नाम। तो सबसे पहले आता है सिरका। सिरका जो बनता है वो गन्ने से बनाया जाता है। ऊख के रस जानते होंगे ना, ऊख के रस से सिरका बनता है। सिरका में अगर आएगा आपको एग्जाम में, देखिए इसमें से आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, पेज पर या कॉपी पर, अब जो भी हो आप इसको उतार लें। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर आता है संतरा या नींबू। तो देखिए या तो संतरा में या तो नींबू में, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाएगा। कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है साइट्रिक अम्ल। क्या लिखा रहता है? साइट्रिक अम्ल। तो उससे उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, या सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल दोनों कह सकते हैं। इमली, अगला आता है इमली में। तो इमली में देखिए टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद आता है अमरूद या टमाटर। तो दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, चाहे टमाटर में या अमरूद में। इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। कहीं कहीं ऑक्सैलिक लिखा रहता है, ठीक है, ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक वही आएगा, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। देखिए खट्टा दूध या दही। तो खट्टा या दूध या दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद आता है चींटी के डंक। जो चींटी होते हैं, चींटी के डंक या नेटल के डंक। अब बोलिएगा कि नेटल क्या होता है। तो देखिए नेटल एक जंगली पौधा होता है, शाकीय पौधा कह सकते हैं। कि जो नेटल होता है वो एक शाकीय पौधा है, मैंने साग की तरह के। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में नेटल के पौधा। जो क्या होता है कि उसमें कांटा रहता है, उसमें क्या रहता है? कांटा। जिसे आप कह सकते हैं कि खुजली, खुजली जानते हैं ना, खुजली के पेड़ देखे, पौधा देखे होंगे। तो खुजली के पौधा में क्या होता है? जब खुजली फड़ता है, कितना लोग खुजली समझ ही नहीं पाते होंगे। तो खुजली हम बता दें कि एक पौधा होता है, उसमें फल जो बनता है, फल में रोआ रोआ टाइप का रहता है। तो यही रोआ गलती से अगर इस भाग पर पड़ेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इस भाग के कहीं, इस भाग के किसी भी कहीं भी अगर लग जाए उस पर रोआ, तो क्या होता है कि शरीर में चुनचुनाहट होने लगता है, यानी शरीर बेचैनी होने लगता है, कुकलाने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार के एक नेटल पौधा होता है, शाकीय होता है। और क्या होता है उसमें रोआ, खुजली में जैसा रोआ होता है ना, सेम टू सेम उसे रोआ होता है। कहीं गलती से छुआ जाए ना, तो जैसे बिच्छी डंक मारता है ना, एकदम सेम टू सेम उसी डंक के जैसा जलन अनुभव होगा। तो देखिए अब कहिएगा कि इसको ठीक कैसे करेंगे। तो देखिए जिस स्थान पर नेटल के पौधा उगता है उसी स्थान पर एक डक नामक पौधा भी उगता है, ठीक है। आपको बगल में चित्र दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरफ पर नेटल के पौधा जहाँ उगता है उसी के आसपास देखिएगा तो डक नामक एक पौधा भी उगता है। तो यही डकवा को क्या करेंगे ना, जहाँ नेटल के पौधा छुआया है उसके पतैया रगड़ देंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा? जलन कम महसूस होगा, यानी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो नेटल के डंक समझ में आ गया, नेटल पौधा के नाम है। या तो चींटी के डंक या नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का एक और नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, देख सकते हैं फॉर्मिक अम्ल, या मेथनोइक अम्ल कहिए या तो फॉर्मिक अम्ल कहिए, दोनों का एक ही नाम है। फिर है सेब, खाने वाला सेब। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा मौलिक अम्ल? मक्खन। मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटर। मक्खन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटर। इसलिए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ब्यूट्रिक अम्ल। क्या कौन सा अम्ल? ब्यूट्रिक अम्ल। इसके बाद चाय आता है। तो चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी। तो टी से याद रखिएगा टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा? टैनिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक, देखिए चींटी के डंक, नेटल का डंक, या मधुमक्खी का डंक, या बिरनी मारता है ना जो, या बिरनी का डंक, सब में वही अम्ल पाया जाएगा। कौन? तो मेथनोइक अम्ल। आगे देखिए प्याज या आंवला। तो यह प्याज हो गया चाहे आंवला, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल,
चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में है आपको कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। और आगे क्वेश्चन में है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में है ना कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा। तो आंसर में लिखे हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपसे एक नंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक नंबर में देता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा, ठीक है। या जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यहाँ से आप देखिए हाइड्रोजन गैस निकलती है, समझ गए। तो जैसे में लिखवा है उदाहरण देने के लिए बोल रहा था, तो उदाहरण दिए कि धातु प्लस अम्ल, कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धातु में हम एक ले लिए उदाहरण में जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो बना ZnSO4, यानी लवण बना किसका, जिंक सल्फेट का। और कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो यही बोलना है कि पहले हम क्या करेंगे, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए चित्र में एक परख नली है, परख नली में एक पाइप डाल के निकाला हुआ है। पाइप को कहते हैं निकास नली। जो उधर रखा है ना बिलियनवा, वो है साबुन के घोल। क्या है, साबुन के घोल। यही साबुन के घोलवा में पाइपवा का दरवा डाल दिया गया है ताकि गैस निकले ना तो ओकरा में बुलबुला छूट के ऊपर की ओर चले। कबो कबो बचपन में आप लोग क्या करते होंगे, चाहे अभी भी कितना लोग करते हैं कि हाथ में शैम्पू उम्पू लगा के ऐसे करके ऐसे फूकता है ना, तो बाहर बैलून टाइप के एक बुलबुला निकलता है। तो उसी प्रकार गैस हम जब करेंगे तो गैस को साबुन के जलीय बिलियन, मतलब साबुन के बिलियन साबुन घोल के रखे हैं तो गैस निकलेगा तो बुलबुला ऊपर छूटेगा, ऊपर की ओर जाएगा। चाहे आप लोग बचपन में एगो खरीद के ऐसे फुलाते होंगे मुंह से फूक के, एगो नहीं रहता है फुलाने के लिए। तो देखिए, तो हम क्या किए हैं कि चित्रानुसार उपकरण को सजाए हैं। सजाने के बाद परख नली में 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब पतला, बताएं पिछली वीडियो में कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। यानी अम्ल ले लिए और धातु जिंक के टुकड़ा डाल देते हैं। फिर आगे लिखे हैं कि जिंक के टुकड़े की सतह पर बुलबुले दिखाई देते हैं। देखिए क्या किए कि एगो परख नली में 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसमें क्या कर दिए, दानेदार यानी जिंक के टुकड़ा को दाना करके इसमें परख नलिया में डाल दिए और उसमें मैंने जो अम्ल था उसमें डाल दिए। तो हम जिंक के सतह पर देखेंगे ना कुछ समय के बाद कि बुलबुला अपने मने उत्पन्न होने लगा। तो जब यही बुलबुला दिखाई देता है, गैस को, यही गैसवा को हम निकास नली पाइपवा के सहारे साबुन के बिलियन में प्रवाहित करते हैं। जब पाइप के सहारे जाएगा साबुन के बिलियन में तो साबुन के बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं। अब गैस जाएगा ऊपर तो बुलबुला क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। अब बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर ना मोमबत्ती फट फट के ध्वनि के साथ जलने लगती है। अब फट फट जो ध्वनि के साथ जलेगी तो आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इससे यही ज्ञात होता है कि निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया। आगे एगो क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। परीक्षा में आपको पूछता है, 2 नंबर के क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यही लिखवा है कि चूंकि हम जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, क्योंकि जो खट्टा होता है उसमें अम्ल होता है। तो दही या जो खट्टा पदार्थ पीतल और तांबा में रखेंगे तो उसमें अम्ल होगा। और अभी तुरंत हम यहाँ बताएं कि जब अम्ल धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बताए हैं। तो लिखे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। लवण का मतलब साल्ट, साल्ट के मतलब नमकीन, ये तो जानबे ही करते हैं। लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। तो लवण बनने के कारण पदार्थ विषैला हो जाता है। दही रखे हैं, दही नमकीन हो गया,
खराब लगेगा, विषैला लगने लगेगा। तो यही है कि लवण बनने के कारण पदार्थ का होता है विषैला हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता है, खाने के लायक नहीं रहता है। और साथ ही साथ जो बर्तनवा में रखेंगे ना, कि साथ ही साथ यह बर्तन को भी संक्षारित कर देता है। संक्षारित का मतलब उसको कमजोर पतला कर देता है। साथ ही साथ यह बर्तन को भी संक्षारित कर देता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया। देखते होंगे कि गांव देहात में लोग स्टील के बर्तन में रखता है दही एवं खट्टे पदार्थ, ये सब बर्तन में, धातु वाला बर्तन में नहीं रखता है, ताकि जल्दी क्या होता है, तुरंत खराब हो जाता है।